हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 भारत की विदेश नीति, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो इसको हम शॉर्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कर लेते हैं विदेश नीति का अर्थ। विदेश नीति का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ अपने संबंध स्थापित करता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की नीति अपनाता है और उसी नीति को विदेश नीति कहा जाता है। जैसे भारत है, भारत अमेरिका के साथ अपने संबंध बना रहा है तो उसमें कैसी नीति प्रयोग में लाएगा, तो वो क्या कहलाएगी? भारत की विदेश नीति। तो कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ जब संबंध स्थापित करता है तो एक विशेष प्रकार की नीति को अपनाता है, वो उस कंट्री की क्या कहलाती है? विदेश नीति। नेक्स्ट हेडिंग आता है, जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपनी नीति बनाई और नीति के उद्देश्य रखे। उस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फिर विदेश नीति को अपनाया था कि अब मैं अन्य कंट्री के साथ कैसे संबंध स्थापित करता हूँ, तो वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया था। तो उसकी नीति के जो उद्देश्य थे वो कौन कौन से थे, वो उद्देश्य हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य है संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। संघर्ष से प्राप्त, संघर्ष क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इतने साल तक यहाँ रूल किया और अब वो यहाँ से बड़ी मुश्किल से गए थे। जो इंडिया ने मुश्किल से संप्रभुता लिए, अपने कंट्री को आज़ाद कराया है, उस संप्रभुता को बचा के रखना। तो नेहरू की जो विदेश नीति थी उसका पहला उद्देश्य यही था कि जो हमने मुश्किल से अपने देश को आज़ाद कराया है, अपने एरिया को फ्री कराया है, उस एरिया के ऊपर किसी और की नज़र ना हो, किसी और के अंडर में ना आए, तो संप्रभुता इसको बचाए रखेंगे। तो पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान इधर चला गया, दूसरा पाकिस्तान इधर चला गया, बीच का एरिया इंडिया था। और अगर मान लो इसको बचाए नहीं रखते, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते, तो ये क्या था? क्षेत्रीय अखंडता नहीं रहती। तो नेहरू जी ने अपनी नीति का उद्देश्य रखा कि इसकी क्षेत्रीय अखंडता कि जो इंडिया है इसके अब और कोई टुकड़े नहीं होने चाहिए, इसकी क्षेत्रीय अखंडता बची रहे। नंबर 3 आता है तेज गति से आर्थिक विकास करना। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय क्या था? देश में बहुत गरीबी थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर लिया था। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर थे या और भी लीडर थे, उनके सामने प्रॉब्लम आ रही थी कि डेवलपमेंट की जाए। तो तेज गति से आर्थिक विकास करना भी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य रहा। तो ये 3 उद्देश्य हैं जो नेहरू जी की विदेश नीति के थे। नेक्स्ट हेडिंग आता है भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिख के उनको एक्सप्लेन करोगे। तो पहला पॉइंट है जो विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत है, गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता क्या है? जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने देखा कि पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट यूएसए की साइड है, दूसरा पार्ट यूएसएसआर की साइड है। जो पूंजीवाद है वो बना हुआ है, साम्यवाद है वो बना हुआ है। और भारत क्या चाह रहा था कि ऐसे कंट्री जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, ना जाना चाह रहे हैं यूएसए की साइड और ना ही जाना चाह रहे हैं यूएसएसआर की साइड। तो इसके लिए इंडिया और भी जो कंट्रीज थे उनने मिलकर क्या किया? एक अलग से एक गुट बनाया और उस गुट को नाम दिया गुट निरपेक्ष आंदोलन। और वो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? ना यूएसए की साइड जाना हमें और ना ही यूएसएसआर की साइड, हमें एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखनी है। उसी पॉलिसी के लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी बीच का रास्ता अपनाया। सेकेंड पॉइंट, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि जो हथियारों की होड़ होती है कि हर कंट्री ये चाहे कि हम तो बहुत सारे हथियार बना लेंगे, उन वेपन से हम दूसरों को डराएंगे, तो इस तरह के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया। भारत ने ऐसी विदेश नीति अपनाई जिससे कोई भी कंट्री एक दूसरे की शस्त्रों की होड़ ना करे। हाँ, हथियार बनाए लेकिन किसके लिए? सिर्फ रक्षा के लिए, ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्री का विनाश करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब होता है कि होल वर्ल्ड एक दूसरे कंट्री की हेल्प करे, मदद करे, कि जिससे किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो आज क्लाइमेट की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो किस रीजन से हो रही है? क्योंकि बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो सहयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है
अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। भारत की विदेश नीति में और क्या अपनाया कि जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे उसमें इंडिपेंडेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर आता है पंचशील। पंचशील सिद्धांत थे, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब हम चाइना के रिलेशन को पढ़ेंगे, तो पंचशील सिद्धांत को भी अपनाया। नेक्स्ट आता है साम्राज्यवाद का विरोध। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल रेगुलेशन करे, इस तरह का विरोध भारत की विदेश नीति में अपनाया गया। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होंगे तो उसका हल, उसका सॉल्यूशन बहुत शांति के साथ किया जाएगा, ऐसा भारत की विदेश नीति में मुख्य सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया। किसी भी तरह का कोई नेगेटिव पार्टिसिपेशन भारत वाले नहीं करेंगे, ना ही किसी दूसरे कंट्री के ऊपर कोई किसी प्रकार की ट्रीटी को थोपेंगे, ना किसी भी कंट्री को दबाएंगे और सबकी मदद करेंगे। तो ये भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत थे। यहाँ से आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत चीन संबंध के बारे में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1949 में चीनी क्रांति हुई, चाइना रेवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दे दी गई थी और नेहरू जी ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की। नेहरू जी क्या चाहते थे कि चीन के साथ मैं अच्छे संबंध बना के रखूं, लेकिन जो हमारे उस समय गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आपको अच्छे से याद है, जिन्होंने जो रियासतें थी उनको मिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उन्होंने नेहरू जी को अवेयर किया था और बार बार कहा था कि चाइना अच्छा कंट्री नहीं है, आप उनसे दूरी बना के रखो। लेकिन नेहरू जी नहीं माने, क्योंकि उनको ऐसी संभावना नहीं थी कि चाइना कभी उनके साथ ऐसा भी करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट किया, और वो पंचशील एग्रीमेंट कब हुआ, ये आपका 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 29 अप्रैल 1954 ये पंचशील एग्रीमेंट चाइना और भारत का हुआ था, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के जो प्रमुख थे यानी हेड थे उस टाइम, कौन थे, चाउ एन लाई। यहाँ भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। चाउ एन लाई एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 में। इसे पंचशील एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। पंचशील समझौता या पंचशील एग्रीमेंट इसको कह सकते हो। अब पंचशील एग्रीमेंट क्या था, पंचशील सिद्धांत क्या था, उसमें भी आपका यहाँ क्वेश्चन बनता है, तो उसके लिए आपको ये समझने जरूरी है। पंचशील एग्रीमेंट में 5 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना। कोई भी कंट्री जिसने पंचशील एग्रीमेंट कर लिया है, वो कंट्री एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का आक्रमण नहीं करेंगे। सेकंड, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी भी इंटरनल अफेयर में कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का आदर करेंगे, जो क्षेत्र होता है, जो रीजनल होते हैं, उसके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक नहीं करेंगे। फोर्थ आता है समानता और परस्पर मित्रता की भावना रखेंगे। और 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, कि जो भी कंट्री एक दूसरे के साथ पंचशील एग्रीमेंट करता है तो वो एक दूसरे के शांति भाव रखेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। भारत के साथ चाइना ने ऐसा एग्रीमेंट अपनाया, लेकिन चाइना ने धोखा दिया और इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब आता है भारत और चीन के बीच विवाद के मुद्दे कौन से थे। तो सबसे बड़ा मुद्दा था तिब्बत की समस्या। 1950 में चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण जमा लिया था, तो तिब्बत की जो वहाँ की जो कॉमन पीपल थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन भारत ने उस समय कोई खुला विरोध नहीं किया था। लेकिन जब 1959 में दलाई लामा जी अपने अनुयायियों के साथ भारत में आ गए थे और भारत ने उनको शरण दे दी थी, तब चाइना ने क्या कहा कि भारत हमारे अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, और चाइना ने इस बात का विरोध किया था। अब आता है भारत और चीन का युद्ध। एक तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ, तो 1962 में, और चीन ने भारत पर हमला किया था और चीन जीत गया था और भारत हार गया था। भारत जो है चीन की सेना को रोकने में नाकामयाब रहा और आखिरकार चीन ने ही एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। नेहरू जी की छवि खराब हुई, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। अब आता है युद्ध के परिणाम, इस युद्ध के रिजल्ट क्या आए। तो पहला कि भारत हार गया था। दूसरा, भारत की विदेश नीति की आलोचना की गई थी कि भारत ने किस तरह का एग्रीमेंट अपनाया कि जिसमें इनको युद्ध की नौबत आ गई थी। कई बड़े सैन्य कमांडरों ने
इस्तीफा दे दिया था। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने भी अपना मंत्रिमंडल छोड़ दिया। पहली बार सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया और कम्युनिस्ट पार्टी का बंटवारा हो गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे। अब हम पढ़ेंगे भारत और अमेरिका के संबंध। भारत की सोवियत संघ से नजदीकी जब हुई थी, कब हुई थी ये? जब बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तान वालों ने अमेरिका की हेल्प ली थी और इंडिया ने यूएसएसआर की हेल्प ली थी। तो उस समय यूएसएसआर और भारत दोनों की नज़दीकी बढ़ी थी, जिससे अमेरिका नाराज हो गया था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अब पावर कौन सा बचा? अमेरिका। तो उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध में थोड़ा सुधार आया था और वर्तमान में अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखते हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। अगर पहले का पूछा जाए कि भारत और अमेरिका के संबंध 1991 से पहले कैसे थे, तो अच्छे नहीं थे और 1991 के बाद धीरे धीरे अच्छे हो गए और आज के टाइम में काफ़ी अच्छे हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों की विशेषताएं क्या है? जो भारतीय है वो सॉफ्टवेयर का निर्यात 65% अमेरिका को करते हैं और अमेरिकी कंपनी बोइंग के 35% कर्मचारी कौन है? वो इंडियन है। 3 लाख से ज़्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं और अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान है। तो जो भारत और अमेरिका के संबंध है वो सुधर गए हैं। जो पहले 1991 से पहले अच्छे नहीं थे, आज वो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और विशेषता आ जाए तो आप ये पॉइंट्स लिख देना। नेक्स्ट आता है भारत और रूस के संबंध। भारत और रूस के संबंध शुरू से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। जब 1991 तक सोवियत संघ था, उस समय भी भारत के और सोवियत संघ के संबंध काफ़ी अच्छे थे। जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया 1971 में, तब भी सोवियत संघ ने भारत की हेल्प की थी और 20 वर्षीय संधि भी की थी। 1991 में सोवियत संघ जब टूट गया, तब उसमें से एक बड़ा कंट्री निकला रूस, और उसके साथ भारत के तभी से ही अच्छे संबंध हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दोनों देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौता हुआ। भारत है वो रूस के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, तेल का आयात भी करता है। अब नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के संबंध। भारत और पाकिस्तान की कभी भी अच्छी नहीं बनी। वैसे देखा जाए तो दोनों भाई भाई है। 1947 से पहले दोनों एक ही देश के पार्ट थे, लेकिन 1947 के बाद दोनों का डिवीज़न हो गया और भारत अलग बन गया और पाकिस्तान अलग बन गया। पाकिस्तान इंडिया के ऊपर काफ़ी बार अटैक कर चुका है और कई मुद्दों पर इनके झगड़े भी चलते रहते हैं, जैसे सरक्रिक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर, सीमा पार आतंकवाद, कश्मीर मुद्दा। ये मुद्दे हैं कि जिनके रीजन से भारत और पाकिस्तान की नहीं बनती है। सिंधु जो जल संधि हुई थी 1960 में हुई थी, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और विश्व बैंक ने अपनी यानी मध्यस्थता निभाई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान इन्होंने हस्ताक्षर किए थे और जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसके ऊपर जो विवाद था वो खत्म हुआ था। अब जो पाकिस्तान है वो भारत पर हमला करता रहता है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। यूएनओ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ और इसमें राष्ट्रपति जनरल अयूब खान पाकिस्तान से और भारत से प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। दोनों के बीच ताशकंद समझौता हुआ और वहीं पर हमारे जो प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी डेथ हो गई थी एक मिस्टीरियस वे में, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया है। 1971 का युद्ध, जब 1971 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था। भारत बांग्लादेश की मदद कर रहा था। बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान, और जो अब पाकिस्तान है पश्चिम पाकिस्तान था। तो पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर डिक्टेटरशिप कर रहा था, तो इसलिए भारत से उन्होंने मदद मांगी और भारत ने उनकी मदद कर दी थी। लेकिन पाकिस्तान वालों को ये अच्छा नहीं लगा, हम पूर्वी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन हमने किसके साथ ट्रीटी कर ली थी? यूएसएसआर के साथ 20 ईयर ट्रीटी कर ली थी, जिसके रीजन से भारत जीत गया था और पाकिस्तान हार गया था और बांग्लादेश एक नए देश के रूप में उदय हुआ था। तो बांग्लादेश की फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए कि किस तरह से हुई थी। अब आता है शिमला समझौता। 1972 में हुआ और किसके बीच में हुआ? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में हुआ। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने के लिए पहल की और लाहौर बस सेवा शुरू की थी। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ क्या कर दिया? कारगिल युद्ध छेड़ दिया और इसमें भी उनकी हार हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान वाले हमसे कभी भी नहीं जीत पाए हैं। नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका के संबंध।
भारत और श्रीलंका के बीच थोड़ा डिस्प्यूट रहा, वो तमिल की रीज़न से। जो तमिल पीपल थे श्रीलंका में, वो इंडियन तमिल थे, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ था। तो 1987 में भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना को श्रीलंका के लोगों ने क्या कहा कि हमारे इंटरनल अफेयर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए उनको बुरा लग गया था। अगर दोनों देशों के बीच हम सहयोग की बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार का समझौता है। और श्रीलंका में जब सुनामी आई तो उस दौरान भारत ने उनकी काफ़ी मदद की थी। नेक्स्ट आता है भारत और बांग्लादेश के संबंध। विवाद की बात करें देश के बीच में तो हजारों बांग्लादेशियों को भारत में अवैध रूप से आ जाते हैं, जिससे विवाद का कारण बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल का बंटवारा, वो भी एक विवाद का रीज़न है। बांग्लादेश भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात नहीं करता है, वो भी एक विवाद का रीज़न है। बांग्लादेश द्वारा भारत विरोधी मुस्लिम जमातों का समर्थन किया जाता है और भारतीय सेना को पूर्व में जाने के लिए रास्ता नहीं देते। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद के रीजन या विवाद के कारण। नेक्स्ट हेडिंग आती है भारत और नेपाल के संबंध। भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद रहता है वो मेनली व्यापार को लेकर रहता है। चीन और नेपाल की दोस्ती को लेकर भारत चिंतित रहता है और नेपाल में जो माओवादी समर्थक है उनसे भारत को थोड़ा खतरा रहता है। नेपाल के द्वारा भारत के विरोधी तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो भारत उससे खुश नहीं रहता, नाराज हो जाता है। और नेपाल को लगता है कई बार कि भारत उनके इंटरनल अफेयर में दखलंदाजी कर रहा है। ये तो क्या है, उसके विवाद के मेन पॉइंट्स हैं। विवाद दोनों का किस चीज़ के लिए है। और अगर हम सहयोग की बात करें तो सहयोग में विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी सहयोग देता है और दोनों ही देशों में जो आवागमन होता है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई पासपोर्ट और वीज़ा नहीं लगाया जाता। नेपाल का पर्सन है वो इंडिया में इजीली आ जा सकता है और इंडिया का नेपाल में। और भारत द्वारा कई योजनाएं नेपाल के लिए मदद के लिए बनाई गई है। तो ये दोनों कंट्री का सहयोग है, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध है। नेक्स्ट कंट्री जिसके साथ भारत के संबंध है वो है भूटान। भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं। भूटान ने भारत के जो विरोधी उग्रवादी थे उनको अपने यहाँ से भगा दिया, जिससे भारत को काफ़ी मदद मिली है। भारत भूटान में पनबिजली जैसी परियोजना में मदद कर रहा है और भारत भूटान में विकास के लिए सबसे ज़्यादा अनुदान देता है और दोनों कंट्री के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। दोनों के किसी भी तरह के कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस चैप्टर की नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग भारत का परमाणु कार्यक्रम। जब मई 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और उसके बाद 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण करके ये घोषित कर दिया कि मैं भी परमाणु संपन्न कंट्री हूँ। उसके बाद पाकिस्तान ने किया। जब दोनों कंट्री ने परमाणु परीक्षण किए तो अमेरिका थोड़ा सा फियर में आ गया और उसने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। अगर हम भारत की परमाणु नीति की बात करें तो भारत परमाणु इसलिए नहीं बनाता कि वो अपने आप को ये शो करे कि मेरे पास देखो कितने हथियार हैं। वो इसलिए बनाता है कि शांतिपूर्ण कार्य हेतु वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और जब उसको आवश्यकता होगी तो वो उस चीज़ का निर्माण भी करेगा और यूज़ भी करेगा। भारत पहले कभी भी इस चीज़ का यानी जो परमाणु है उनका पहले कभी प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो उनका प्रयोग जरूर करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 भारत की विदेश नीति को किया। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।